हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता अकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर है आवर एनवायरनमेंट। ये मैंने पहले 10th चैप्टर लिया है, ठीक है। इसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनीषा टुक सम विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडिड सम बेकिंग सोडा। मनीषा ने एक टेस्ट ट्यूब ली है इस तरीके से, और उसमें क्या डाला है? विनेगर डाला है, और इसके अंदर कुछ बेकिंग सोडा ऐड किया है। और उसकी जब इसने देखा कि इसमें हमें क्या निकलता है, जब हम विनेगर में बेकिंग सोडा डालते हैं तो हमें थोड़ी देर में हमें क्या निकलता है? गैस के बबल्स दिखाई देते हैं। तो गैस के बबल्स जो दिखाई देते हैं वो होती है CO2 गैस। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच में, तो इसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो अब इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब ऐसा करता है कि टेस्ट ट्यूब में वह मनीषा टेस्ट ट्यूब में विनेगर के साथ बेकिंग सोडा ऐड करती है, तो उसके पास में एक लिट अ मैच स्टिक्स एंड ब्रोट इट नियर टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो इसके यहाँ पर एक मैच स्टिक्स लेके जाती है, ठीक है। मैच स्टिक लेके जाती है। द फ्लेम्स ऑफ मैच स्टिक गॉट एक्सटिंग्विश्ड। तो क्या देखती है कि थोड़ी देर में जो मैच स्टिक्स होती है वो बुझ जाती है। तो वो पूछना चाह रहा है कि इसके पीछे क्या रीजन है कि जो मैच स्टिक्स की जो फायर होती है वो बुझ जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब विनेगर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो एक CO2 गैस प्रोड्यूस होती है जो कि आग को बुझाने में काम आती है। तो वैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, लेकिन हम फिर भी इसके बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, ऑक्सीजन गैस कैन एक्सटिंग्विश फायर। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने क्या करा, हमने इस टेस्ट ट्यूब के पास लेके हैं। यहाँ पे एयर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें इस टेस्ट ट्यूब की, कि टेस्ट ट्यूब जब बेकिंग सोडा विनेगर के साथ रिएक्ट करता है तो गैस प्रोड्यूस होती है, और गैस क्या करती है, इससे बाहर निकलेगी तो इसको क्या करती है, इसको बुझा देती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसका, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर। सेकंड है डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजिंग द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एयर इज एलिमेंट दैट सराउंड द अर्थ एंड मेक्स इट्स hospitable for living organisms. Exosphere is the uppermost layer of the atmosphere. Which of the given statement are correct? हमें इसमें से स्टेटमेंट्स जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसे हमें ढूंढना है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर। तो ये गलत है, क्योंकि ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर है वो क्या होती है, जो ओजोन लेयर है वो हमारी ओजोन लेयर है जो हमारी किसमें प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। अब इसमें क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी एक और बात है कि जो ओजोन लेयर होती है वो हमें जो सन से आने वाली यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल जो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। इसका दूसरा एक बेनिफिट है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है वो फ्री फ्रॉम क्लाउड्स होती है, कि वहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता, जिससे कि वो एरोप्लेन फ्लाइंग के लिए सबसे बेस्ट लेयर होती है। उसके बाद है हमारा डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजिंग द इंक्रीजिंग ऑफ एल्टीट्यूड। ये हमारा सही है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, एयर का जो प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। इसके बाद एयर इज एन एलिमेंट, ये हमारा ट्रू है। एयर इज एन एलिमेंट, ये एक एन एलिमेंट नहीं है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें कि कई सारी गैसेस होती है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 और अदर गैसेस। इसके अलावा इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और वाटर वेपर्स भी होती है। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इसमें से ट्रू ढूंढना है। तो ये भी हमारा फॉल्स है। एक्सोस्फीयर इज द अपर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, ये हमारा ट्रू है, क्योंकि एक्सोस्फीयर जो होता है सबसे बाहर की अपर मोस्ट लेयर होती है एटमोस्फेयर की। तो देखिए हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो ये केवल बी ऑप्शन में है, बाकी हमारे इनकरेक्ट है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। द गिवन बॉक्स कंटेन्स सम वेस्ट आइटम्स। हमें इसमें बहुत सारे वेस्ट आइटम दिए गए हैं, हमें उन्हें अलग अलग करना है। फर्स्ट है एल्यूमिनियम केन, द सेकंड है वेजिटेबल पील्स, ब्रोकन ग्लासेस, लेफ्ट ओवर फूड्स,
of fruits, cow dung, tea leaves, copper utensils, plastic chairs. Which of the following options correctly identifies the number of waste item? हमें नंबर काउंट करने हैं, इसमें क्या करने हैं, नंबर काउंट करने हैं. फिर ये कह रहा है हमें इसमें नंबर काउंट करने हैं दैट आर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कुछ समय के बाद अपने आप डिकम्पोज होते हैं, अपने आप भी हो सकते हैं या फिर किसी भी जो डिकम्पोजर होते हैं उनके द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं. जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल काफी समय तक भी, सालों तक भी वो अपने आप डिकम्पोज नहीं होते. ठीक है, वो डिकम्पोज नहीं हो सकते, वो वैसे की वैसे रहते हैं हजारों सालों तक भी. वो केवल क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो हमें इनमें से सेग्रीगेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है. तो पहला एल्यूमिनियम केल, ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है. वेजिटेबल पील हमारा बायोडिग्रेडेबल है. ब्रोकन ग्लासेस ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है. लेफ्ट ओवर फ्रूट्स बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है. काउ डंग बायोडिग्रेडेबल है, इससे भी कंपोस्ट बनती है. टी लीव्स बायोडिग्रेडेबल है. कॉपर यूटेंसिल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक चेयर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो देखिए हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल कितने हैं, 3. और बायोडिग्रेडेबल इसमें पूछा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसका मतलब पहले हमें क्या करना है, बायोडिग्रेडेबल काउंट करना है. 1 2 3 4. तो 4 इसमें क्या है, 4 इसमें बायोडिग्रेडेबल है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल कितने हैं, 1 2 3 4. 4 ही इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो हमारा ये ऑप्शन इज करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल हेल्प इन द रिड्यूसिंग ऑफ पोल्यूशन. कि इसमें कौन सा जो है, जो मेथड, जो कौन सा पॉइंट है जो हमारा रिड्यूस करता है पोल्यूशन को. ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम बोटल्स मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल्स. वो कह रहा है यदि हम पानी को ग्लास से पिए और मेटल से पिए तो वो हमारा जो है पोल्यूशन को कम करेगा. सेकेंड पॉइंट कह रहा है यूजिंग अनलीडिंग पेट्रोल इन कार्स, कि आप पेट्रोल जो यूज कर रहे हो कार्स में वो आपका पोल्यूशन कम करेगा. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन प्लांट्स टू किल पेस्ट, जो आप पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो फील्ड्स में प्लांट्स पे जो पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं उन्हें मारने के लिए जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो. कैरिंग कॉटन और जूट बैग्स. तो ये देखो ये तो हमारा पोल्यूशन कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम कॉटन जूट और जूट बैग यूज करेंगे पॉली बैग्स की जगह तो ये तो क्या आता है, ये तो बायोडिग्रेडेबल है और ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो ये तो हमारे लिए बेनिफिट है. तो देखो फोर्थ ऑप्शन किसमें, फोर्थ ऑप्शन एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है. तो हम इन दोनों में से देख सकते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा. ठीक है, चलो हम थर्ड देखते हैं. स्प्रेइंग पेस्ट, ये तो पोल्यूशन का रीजन है, मेन है, क्योंकि जब हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स फील्ड्स में तो जब वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के साथ मिलकर वो जो हमारे रिवर सोर्स, जो वाटर सोर्सेज है उसमें मिल जाता है और वो वाटर को पोल्यूट करता है और सोइल को भी पोल्यूट करता है. तो ये हमारा पोल्यूशन का रीजन है, तो ये हमारा हो नहीं सकता. तो थर्ड हमारा किसमें, इसमें थर्ड आ गया देखो. तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. एक तरह से हमारा डी ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम एक बार सेकेंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन को भी देखते हैं. यूजिंग अनलीडेड पेट्रोल इन कार्स, ठीक है, ये भी हमारा क्या करेगा, पेट्रोल्स इन कार्स कि ये भी हमारा क्या करेगा, पोल्यूशन कम करेगा. क्योंकि यदि हम क्या करेंगे, यदि हम अपनी कार्स में जो पेट्रोल्स का यूज कम करेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारे पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा. ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम बोटल्स मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल्स. देखो ग्लास और मेटल्स की बोतल अगर हम ड्रिंकिंग वाटर यूज करेंगे तो वो हमारे पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा. ये भी हमारे पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि यदि आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए ग्लास यूज करते हो, प्लास्टिक की बोतल्स यूज करते हो तो वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा ज्यादा पोल्यूशन को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा. ठीक है, इसकी जगह अगर हम मेटल्स यूज करेंगे, ग्लास यूज करेंगे तो वो पोल्यूशन नहीं करेगा, ये रिड्यूस करेगा पोल्यूशन को. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. तो देखो फर्स्ट सेकंड फोर्थ किस में आ रहा है, डी ऑप्शन. तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1, बायोमेडिकल वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेटर्स. इंसिनरेशन का मतलब होता है वो चिमनीज, जो बड़ी बड़ी चिमनीज में जो हम ऊपर जाकर यहाँ पर क्या करते हैं, बर्न करते हैं वो चीजें. यहाँ पर जो हम बर्न करते हैं चिमनीज में वो इंसिनेटर्स कहलाते हैं, जलाया जो जाता है. स्टेटमेंट 2 कह रहा है लैंडफिल आर यूजुअली प्रेजेंट आउटसाइड द सिटी टू द रोटिंग गार्बेज डज नॉट पोल्यूट एंड लैंड और वाटर. वो कह रहा है हम क्या करते हैं, जो हमारे घर का जो हमारे वेस्ट है, हमारी
सिटीज का, जितने भी शहर का, विलेजेस का, उनके हम क्या करते हैं, उनसे बाहर जाकर एक लैंड पर डाल देते हैं और उसके बाद उस पे क्या कर देते हैं, एक बुलडोजर या फिर मिट्टी उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको कवर कर देते हैं। तो वो कह रहा है कि डज नॉट पोल्यूट लैंड और वाटर। दो स्टेटमेंट हमें बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। वो कह रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। देखो बाय नहीं, ये क्योंकि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, उसमें कह रहे हो जलाते हैं और वो कह रहा है कि लैंडफिल है, कि दोनों ही अलग अलग है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अभी जस्ट मैंने बताया कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सही है कि इसमें क्या करते हैं, इसमें जलाया जाता है और इसके अंदर लैंडफिल की जाती है, ठीक है। डज नॉट पॉल्यूट लैंड और वाटर, क्योंकि अगर पानी में फेंकेंगे, अगर हम इस कचरे को पानी में थ्रो करेंगे तो वो पानी को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट आर डिस्पोज ऑफ बाय इंसिनेटर्स, लैंडफिल्स आर यूजुअली प्रेजेंट आउटसाइड द। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इनकरेक्ट है। तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट भी देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट इज फॉल्स। टू ये गलत है क्योंकि वो भी ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। हमारा केवल फिफ्थ ऑप्शन का हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। इसमें हमें कॉलम मैच करना है। फ्लड्स, फ्लड्स कब आती है, जब भी एक्सेसिव रेन हो, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो फ्लड आता है। तो देखो फर्स्ट में ए में, फिफ्थ किस में, ए में फिफ्थ दो जगह है यहाँ पर, तो ये गलत है, ये गलत है। देखो हो गए ना, दो एलिमिनेट कर दिया हमने। अब हमें केवल बी और डी में से देखना है। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर कहलाएगा एक्वीफायर्स, सॉल्ट वाटर रेन, कंडेंसेशन और कंडेंसेशन, क्लाउड्स कहलाएगा क्लाउड्स। अब हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर्स क्या कहलाएगा। ग्राउंड वाटर्स में कौन सा है, एक्वीफायर, सॉल्ट वाटर नहीं होगा, रेन प्रिसिपिटेशन रेन कहलाएगा, क्लाउड्स कंडेंसेशन है। तो ये हमारा इसमें क्या कहलाएगा, बी ऑप्शन में आएगा, हमारे फर्स्ट आएगा एक्वीफायर, एक्वीफर्स। क्योंकि जो ग्राउंड वाटर होता है, जो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या होता है, जगह जगह जो गैप होते हैं सोइल्स के अंदर, इनमें जो पानी इकट्ठे होते हैं वो एक्वीफर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्वीफर्स कहलाता है। तो ग्राउंड वाटर बी ऑप्शन में हमारा आएगा फर्स्ट। तो देखो बी में फर्स्ट कहाँ है, इसमें कहाँ है, बी में फर्स्ट है, इसमें भी बी में फर्स्ट है, तो अभी दोनों करेक्ट चल रहे, तो हमें आगे जाना पड़ेगा। ओशियंस, ओशियंस क्या है, ओशियंस का पानी सॉल्ट वाटर है, तो सी में सेकंड देखिए, सी में सेकंड यहाँ पर है, सी में ये वाला इनकरेक्ट हो गया, ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रिसिपिटेशन, जो बारिश होती है वो क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेशन कहलाता है। क्लाउड्स कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन की, जो वाटर वेपर्स हमारी ऊपर जाती है वो ऊपर जाकर क्या होती है, ठंडी होकर कंडेंस होती है। तो वो क्लाउड्स कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन के थ्रू। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एसिड रेन। कि एसिड रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। एसिड रेन्स हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द लिविंग बींग्स, ये हमारा ट्रू है, क्योंकि एसिड रेन्स क्या करते हैं, एसिड जो रेन्स होता है वो क्या करता है, इफेक्ट करता है लिविंग बींग्स को। सबसे पहले एसिड रेन क्या होती है, जब हमारे पानी में एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड्स मिक्स हो जाता है, तो एसिड रेन कहलाता है। अब ये होता कैसे, जो एसिड रेस है मेनली तीन गैसों से होता है, CO2, NO2, SO2। कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारी रेन के साथ मिलती है तो क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। ये बन जाता है हमारा नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। इससे बन जाता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। अभी तीनों जब हमारे पानी में मिक्स हो आते हैं तो वो रेन कैसे आती है, एसिडिक रेन आती है। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। एसिड रेन मेनली कंप्राइज H2SO और HNO3 की, ये इनसे होती है मेनली। एसिड रेन कोज डैमेज टू द ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर को डैमेज क्यों करेगी, ओजोन लेयर को डैमेज करती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ओजोन लेयर तो ऊपर है और रेन कहाँ आएगी, नीचे। ओजोन लेयर तो हमारी ऊपर है और जबकि रेन कहाँ आ रही है, रेन नीचे गिर रही है, ओजोन लेयर पे थोड़ी ना जा रही है, तो ये हमारा इसको डैमेज नहीं करेगा। तो ये हमारा
इनकरेक्ट है। एसिड कोज डैमेज टू बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा मेनली इसमें देखा ताजमहल के बारे में आपने सुना होगा कि ताजमहल एसिड रेन की वजह से कैसा होता जा रहा है, धीरे धीरे येलो होता जा रहा है। तो ये हमारे ताजमहल को क्या कर रहा है, मॉन्यूमेंट्स को डैमेज कर रहा है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 identical wet towels were hung out on the closed lines to dry under different conditions, rainy day, sunny day, cloudy day, sunny day। ठीक है, रेनी डे में हमें 32 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ पे 35 डिग्री टेम्परेचर है। अब देखते हैं, अरेंज देम ऑर्डर बिगनिंग द टाउल वुड बी शॉर्टेस्ट टाइम टू ड्राई। पहले हमें देखना कि जितना हमारा ड्राई और हॉट क्लाइमेट होगा, हॉट होगा, ठीक है, डे, तो हमारा टाउल उतना ही जल्दी ड्राई होगा। और अगर उसके साथ हवा चल रही है, विंड चल रही है, तो और भी तेज जल्दी से वो सूख जाएगा। तो हमें इन चारों में से ढूंढना है। रेनी डे में जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि रेनी डे में ऑलरेडी क्या है, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में वाटर प्रेजेंट रहता है। तो हमारा क्या होगा, हमारे पानी जो इवोपरेट होगा, तो उस जितना जल्दी हमारे एनवायरनमेंट में वो मिक्स नहीं होगा, वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होगा। सनी डे 32 डिग्री सेल्सियस और एक है 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमारा 35 डिग्री वाले में जल्दी होगा। तो देखो सबसे पहले एस किस में, सबसे पहले एस है हमारे डी ऑप्शन में, तो हम यहीं से हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ होगा, पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे 32, फिर आएगा क्लाउडी या रेनी, तो फिर आएगा हमारा क्लाउडी, क्योंकि क्लाउडी में बादल है लेकिन पानी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कंपैरिजन में, रेनी के कंपैरिजन में जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो हमारा SQRP ये हमारा ऑर्डर सही है। ओके, जितना ह्यूमिड हमारा डे होगा, ह्यूमिड वाला मतलब जिसमें पहले से पानी इन हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में वाटर वेपर इंक्लूड है, तो हमारे कपड़े उतनी जल्दी नहीं सूखेंगे, देर से सूखेंगे। और जितना हमारा हॉट ड्राई डे है, उतनी जल्दी हमारे कपड़े सूखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 बैलून्स लगा रखे हैं, टाई 2 बैलून्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे है, देखो इस तरीके से। सेकंड में दे रखा है नाउ फिल, इसमें क्या करा, फिल करा, अब आपका स्केल क्या हो गया, एक तरफ से झुक गया इस तरह से। तो उसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा है, इसको पढ़ने की इतनी वो ऑप्शन अगर पढ़ लेते हैं फिर भी, लेकिन हमें पता है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एयर हमारा क्या करता है, एयर के अंदर भी उसका अपना एक मास होता है, इसकी वजह से वो बैलून झुक गया है। और इसमें एयर में एयर नहीं है, इसलिए वो बैलून ऊपर है। अब एक क्या, एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, ये गलत है। एयर डज नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ये गलत है। एयर हैड मास, एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये अब वो कह रहा है एयर प्रेशर लगाती है, लेकिन यहाँ पर एयर प्रेशर नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन एयर हैज मास, क्योंकि प्रेशर लगाती है, लेकिन हमारा इसमें एयर प्रेशर वाला कोई नहीं है। अगर हम बात करें कि बैलून में हम एयर भरते जाते हैं, एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब बैलून फट जाता है, तो वहां पर आएगा एयर एग्जिट प्रेशर। यहाँ पर तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, रेफर टू द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर गिवन बिलो। डिफरेंट सोर्सेज दिए हैं वाटर के, ट्यूबवेल, रिवर, ओशियन, वेल, पॉन्ड, सी। Which of the following options show the correct number of surface water source P and ground water source Q? हमें बताना P कौन सा और Q कौन सा। अब हमें पता है कि जो अंदर होता है, जो सोइल ग्राउंड के अंदर है, वो ग्राउंड वाटर होता है, और जो हमारे सरफेस पे होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सरफेस वाटर। जैसे सी, ओशियन, ये सारे हमारे क्या सरफेस पे है, सरफेस पे। जबकि जो ट्यूबवेल होता है, जो हम मिट्टी के अंदर से, मतलब सोइल के अंदर से खोद कर निकालते हैं पानी, वो हमारा अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। तो हम क्या कहते हैं, हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन है, पी है हमारा। ट्यूबवेल्स, वेल, ट्यूबवेल और वेल, ये हमारा क्या है, ट्यूबवेल और वेल हमारा क्या है, ये हमारा है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर किसको बता रखा है, क्यू को। तो ये हमारा क्यू है और ये हमारा क्यू है। क्यू कितने बता रखे हैं इसने, क्यू इसने बता रखे हैं। पहले हमें पी बताना, वाटर सोर्सेस। रिवर हमारा सरफेस पे है, ओशियन हमारा सरफेस पे, पॉन्ड हमारा सरफेस पे, सी हमारा सरफेस पे। तो पी कितने हैं, 4, और क्यू कितने हैं हमारे, 2। तो हमारा 10th का ऑप्शन जाता है ए, क्योंकि पी हमें पहले लिखना है, तो ये आएगा 4th और ए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, और मैं अपना वीडियो इस तरीके से आगे कंटिन्यू रखूँ।
थैंक यू, बाय बाय।